नमस्कार विद्यार्थियों। आइए अब हम कविता के बहाने कविता का भावार्थ पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इसगर उसगर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरह से चिड़िया उड़ती है उसी तरह से कविता भी उड़ती है, यानी दोनों में समानता है कि दोनों ही उड़ती हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन ये अंतर आ गया दोनों में। कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, जबकि चिड़िया की उड़ान को कविता बयां कर सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता जब उड़ती है यानी कविता में कल्पना रूपी जब पंख लग जाते हैं तो वो सारी सीमाओं के बंधन तोड़ करके और बेरोक टोक उड़ती रहती है, बिना थके उड़ती रहती है। लेकिन चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद वो थक जाती है, उड़ना बंद कर देती है। लेकिन कविता के जब पंख लग जाते हैं तो वो उड़ना बंद नहीं करती है, वो सारी सीमाओं को तोड़ते हुए और बिना रुके लगातार उड़ती रहती है। इस बात को भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, फूलों के बहाने कविता खिल रही है, अर्थात फूल भी खिलता है और कविता भी खिलती है। लेकिन जब कविता खिलती है तो वो अनंत काल तक खिली रहती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल खिलते हैं, उनके बारे में कविता बयां कर सकती है, कविता लिख सकती है, उनके फूलने को कविता जानती है, लेकिन उनके खिलने को कविता जानती है, लेकिन कविता का खिलना फूल नहीं जान सकते, क्योंकि फूल बिना मुरझाए लगातार नहीं महक सकते। जबकि कविता बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकती रहती है। इसके माने यानी इसके मतलब फूल क्या जाने कि किस तरह से बिना मुरझाए सदियों तक महका जा सकता है, महकते रहा जा सकता है, लोगों को सुगंध प्रदान की जा सकती है। इस बात को भला फूल क्या जाने, क्योंकि फूल के खिलने के साथ ही उसकी परिणति निश्चित होती है, उसका अंत निश्चित होता है। फूल खिलते हैं, सबको सुगंध देते हैं, अच्छे लगते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। वैसे जब कविता खिलती है, कविता में अच्छे भाव होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, कविता खिलती है तो सबको खुशी देती है, सुगंध देती है, लेकिन वो बिना मुरझाए लगातार महकती रहती है। असंख्य बार असंख्य पाठकों के द्वारा उसे पढ़ा जाए फिर भी उसका रस कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी मुरझाती नहीं है। अंतिम, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखिए ऊपर के दो पैरा में चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, लेकिन यहाँ क्या कहा है, बच्चा ही जाने, यानी बच्चे के समानांतर कविता को बताया है। कविता एक खेल है, कविता भी शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल के माध्यम से कविता को रचा जाता है और बच्चे भी खेलते हैं, और बच्चे भी बाहर भीतर यह घर वह घर यानी बिना भेदभाव के सबको अपना मानकर समान रूप से खुशियां प्रदान करते हैं, खेल खेलते हैं। ऐसे ही सब घर एक कर देने के माने या तो कविता जाने या तो बच्चा जाने, दोनों ही जानते हैं। कविता भी किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना जात लिंग धर्म ऊंच नीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है और सभी को समान रूप से आनंद प्रदान करती है। जो कालजयी रचनाएं होती हैं उनका कभी अंत नहीं होता है, उनका रस, उनकी ताकत, उनका भाव, उनका अर्थ कभी खत्म नहीं होता है, वो समय सापेक्ष होती हैं। अब यहाँ देखो बच्चों के खेलने में कोई सीमा नहीं होती किसी चीज की, वैसे ही कविता की कोई सीमा नहीं है। बच्चे जब खेलते हैं तो किसी भी चीज को अपना उपकरण बना लेते हैं,
घर की अनुपयोगी चीज़ों से भी खेल सकते हैं। वैसे ही कविता किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। जड़, चेतन, वर्तमान, अतीत, भूत, भविष्य सब इसके उपकरण हो सकते हैं। बच्चा कहीं भी खेलने लग जाता है, उसका समय नहीं है, ऐसे कविता भी कहीं भी रची और कहीं भी पढ़ी जा सकती है। तो ये इसका भाव है कि बच्चों के खेल का अंत नहीं है, उसी तरह से कविता का अंत कभी नहीं होगा, चाहे कितनी ही यांत्रिकता क्यों ना बढ़ जाए। आइए अब कविता के बहाने कविता से संबंधित प्रश्न अभ्यास हल करते हैं। ऊपर के 4 प्रश्न कविता के साथ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कविता के बहाने कविता से लिए गए हैं। बाकी नीचे जो प्रश्न हैं वो सब बात सीधी थी पर के हैं। जब बात सीधी थी पर कविता पढ़ाएंगे तब उनको हल करेंगे हम, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उत्तर, सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है कि सभी को अपना घर बना लेना। बच्चों के लिए अपना पराया कुछ नहीं होता, जहां उन्हें प्यार मिलता है वे वहीं के हो जाते हैं। यही कारण है कि बच्चे पड़ोसियों के साथ भी वैसे ही रहते हैं जैसे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वे किसी सीमा को नहीं समझते, वे उन सीमाओं को तोड़कर एकता स्थापित कर देते हैं। ऐसे ही कविताएं होती हैं। कविता यह नहीं देखती कि उसे हिंदू पढ़ रहा है या अन्य कोई धर्म या जाति का व्यक्ति। वे सारी सीमाएं तोड़कर प्रेम तथा एकता का सूत्र कायम कर देती हैं। वे समाज तथा सभी देशों की सीमाओं को एक सूत्र में पिरो देती हैं। दूसरा प्रश्न, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर सुनिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तथा फूल जगह जगह खिलते हैं। कविता में पक्षियों के समान उड़ने की तथा फूल के समान खिलने की विशेषता होती है, लेकिन ये विशेषताएं उसे किसी सीमा में नहीं बांधती। ये विशेषताएं उसे गहराई तथा व्यापकता देती हैं। पक्षी एक समय तक ही उड़ सकते हैं तथा फूल खिलकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता है। वह अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रखती है। वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता, बल्कि वह भी सदियों तक खिलकर लोगों के हृदय को आनंदित करती है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। तीसरा प्रश्न, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। जब 3 नंबर का प्रश्न आता है इससे तो 3 पॉइंट्स में आपको आंसर कम से कम देना है। अब उत्तर सुनिए। पहला बिंदु, बच्चों के समान कविता में शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। जैसे बच्चे खेलते समय सारी सीमाएं तोड़ देते हैं, वैसे ही कविता भी सारी सीमाएं तोड़ देती है। दूसरा बिंदु, बच्चे किसी सीमा को नहीं मानते, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, सब उनके अपने होते हैं। ऐसे ही कविता के लिए कोई पराया अपना नहीं होता, वे सभी के लिए कविता सभी के लिए होती है। तीसरा बिंदु, जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं अनंत होती हैं, वैसे ही कवि की कल्पनाओं का भी अंत नहीं होता। चौथा बिंदु, बच्चे किसी भी चीज को खिलौना बनाकर खेल लेते हैं, उसी तरह से कविता का भी कोई भी विषय हो सकता है, किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है। अंतिम प्रश्न देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। फूल ही ऐसे होते हैं जो महकते हैं, लेकिन उनका महकना तब तक कायम रहता है जब तक उनका अस्तित्व विद्यमान है। कविता की स्थिति ऐसी नहीं है। कवि ने उसे खिलने और कभी ना मुरझाने की शक्ति प्रदान की है। इस कारण उसकी महक सदैव बनी रहती है। उसे आप जब भी पढ़ो वह आपको नई सी प्रतीत होती है। कविता का प्रभाव तथा अस्तित्व चिरस्थायी रहता है और कालजयी कविता बिना मुरझाए महकती रहती हैं। धन्यवाद।